ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फ्यूबी इंजीनियर्स। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्ट टू हम करेंगे गियर्स का, जिसमें गियर ट्रेन का बहुत कम देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में गियर ट्रेन से बनता नहीं है, तो छोटा सा पार्ट हम देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस 20 लगभग 30-40 के आसपास मेरे पास क्वेश्चंस हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है मेरे पास और इतने टाइम में मुझे ख़त्म करना है ये वीडियो किसी भी हाल में। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी में मैं बताऊंगा चीज़ें। अगर कहीं दिक्कत वगैरह होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे डालूँ आप तक सबसे पहले मिले। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गियर ट्रेन वगैरह स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है। एक तो मैं परेशान हूँ यार, लॉकडाउन तो खुलवा यार, बाल वाल कटवाया जाए। हाँ, इरिटेशन होने लगता है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ट्रिमर लेके टकला हो जाता हूँ, है ना। तो आज हम गियर ट्रेन से रिलेट स्टार्ट करेंगे। जनरली गाइस, सबसे पहली बात होती है कि गियर ट्रेन का हमें यूज़ क्या है। गियर पढ़ा हमने, फिर गियर ट्रेन के ऊपर नीड फॉर गियर ट्रेन। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, टू कवर द सेंटर डिस्टेंस। सही बात है। देखो, एक पुली आपका ये ड्राइवर पुली है और ये आपका ड्रिवन पुली है। पावर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। या तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या तो आप क्या करो, आप बेल्ट एंड पुली का जो सहारा लो, उसके थ्रू आप कर सकते हो। बट आपको वो करना नहीं है, पावर जितना डेवलप हो रहा है उतना ट्रांसफर करना है। गियर ही चाहिए आपको, तो क्या करो, बीच में इंटरमीडिएट गियर का यूज कर रहे हैं। ये इंटरमीडिएट गियर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पावर इस गियर से इस गियर तक ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। तो जनरली 60 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी को पावर जब ट्रांसमिट करना होता है विद द हेल्प ऑफ गियर्स, तब हम गियर ट्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1, ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 2, R2 रेडियस ऑफ गियर 2, R1 रेडियस ऑफ गियर 1। देयरफॉर फॉर एग्जांपल, जो छोटा वाला गियर है उसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है और बड़े वाले गियर का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है। तो आप देखोगे R2 अपॉन R1, या फिर ऐसे समझो कि गियर का जो एंगुलर गियर 2 का जो एंगुलर है, गियर बड़ा वाला जो है इसका गियर 1 का एंगुलर जो है दैट इज 10 एंगुलर वेलोसिटी, और छोटा वाले केस में 10 अपॉन 1 रेशियो। तो जनरली R2 अपॉन R1 क्या हो रहा है, 10 अपॉन 1 रेशियो का बन के आ रहा है, ठीक है। 10:1 की गियर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, एक छोटा सा और एक इतना बड़ा, ठीक है। नाउ सेट ऑफ गियर ट्रेन। अब ये देखिए, इस तरीके से गियर ट्रेन की हेल्प से हम, ये मेन गियर है, एक गियर ये, एक गियर छोटा वाला, ये बीच वाला इंटरमीडिएट गियर, ठीक है। नाउ वी वांट टू इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्शन सेम। अब क्यों, और भी बहुत तरीका है। एक तो ऐसा गियर अगर चाहिए आपको 10:1, 60:1, छोटा बड़ा गियर चाहिए, तो हम गियर ट्रेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम टू कवर सेंटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और वी वांट इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्शन सेम। अगर देख, जनरली होता क्या है इस दो गियर के बीच में, अगर ये गियर हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। जाहिर सी बात है, दो गियर में ये होता है। बट हम चाहते हैं कि इनपुट जो और आउटपुट हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 गियर का अरेंजमेंट बनाएंगे। अगर ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉक, और ये कैसा घूमेगा, उसका अपोजिट क्लॉक। तो ऐसे आप गियर ट्रेन लगाकर जो भी आपको आउटपुट इनपुट जो भी दे रहे हो, आउटपुट जो चाहिए वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इंटरनल गियर से रिलेटेड। ओके, अब ये साइड की चीजें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा होगा तो आप देख नहीं पाओगे, अब देख पा रहे होगे अच्छे से मैं किसकी बात कर रहा था, ठीक है। नाउ अभी आते हैं, और इंटरनल गियर में कैसे काम करता है। इंटरनल गियर कैसे काम करता है, अगर आपका जो मेन गियर है अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, उसमें एक छोटा सा गियर रोटेट करोगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और जस्ट उसको अगर आप किसी इंटीरियर गियर में डाल दोगे तो क्लॉकवाइज। जनरली इंटीरियर टू इंटीरियर, ये देखिए, ये इंटीरियर टू इंटीरियर क्लॉकवाइज मिलता है। क्लॉकवाइज दोगे तो क्लॉकवाइज ही मिलेगा, एंटी क्लॉक दोगे तो एंटी क्लॉक मिलेगा। बट अगर इसी चीज को एक्सटीरियर कर दें तो क्लॉक दोगे तो एंटी क्लॉक मिलेगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंटी क्लॉक, एक और सिस्टम, तो दो गियर के बीच में देखो, ऐसे याद करो, ये और इनके बीच में एक्सटीरियर है तो एंटी क्लॉक से क्लॉक मिलेगा, इनके और बीच में इंटीरियर है तो क्लॉक से क्लॉक मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिलता है, वो चीज को नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है।
ये कभी कभी पूछ देता है कि बताइए रोटेशन इसमें कैसा होगा, एंटी क्लॉक या क्लॉक। तो गाइस याद रखना, अगर एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर मैश कहीं दिख रहा है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन का मोशन देखने को मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मोशन मिलेगा, ठीक है। बट अगर इंटीरियर मैशअप हो रहा है, इंटीरियर मैश हो रहा है गियर्स का, तो आपको सेम डायरेक्शन में मोशन देखने को मिलेगा। ये चीज नोट कर लेना एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं हम गियर, बिकॉज ऑफ मल्टीपल ओमेगा रेशियो, मल्टीपल ओमेगा रेशियो जो चाहिए रहता है तब हम गियर का यूज करते हैं। जैसे 10:1, 20:1, 5:1, गियर बॉक्स एग्जाम्पल ले लीजिए। गियर बॉक्स में फर्स्ट गियर का मान लीजिए 5:1 है, सेकंड का 20:1 है, थर्ड का 10:1 है। तो मल्टीपल गियर रेशियो जब चाहिए रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की जो गियर हो गया, जो 1 2 3 लगाते हैं, उस केस में हम गियर ट्रेन का यूज करते हैं। देखिए जनरली पार्ट ऑफ गियर ट्रेनिंग की बात करें तो ड्रिवन गियर होता है, एक ड्रिवन गियर, एक ड्राइवर गियर, एक इंटरमीडिएट गियर होता है, और एक आर्म और स्पाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए, अगर आप ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर और इंटरमीडिएट गियर लेकर ये तीनों गियर की हेल्प से अगर कुछ बना रहे हो, तो उससे क्या क्या बन सकता है आपका, सिंपल गियर ट्रेन बन सकता है, कंपाउंड गियर ट्रेन और रिवर्टेड गियर ट्रेन बन सकता है। इन तीनों की हेल्प से सिंपल, कंपाउंड और रिवर्टेड बनता है, ओके। बट अगर आप ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर और साथ में अगर आप आर्म और स्पाइडर या कैरियर भी बोला जाता है, इसका यूज करते हो, इस तीनों का यूज करते हो, ये दोनों का और नीचे वाला एक का यूज करते हो, तो आप इससे इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर इन चारों का अगर आप यूज कर रहे हो कि कहीं पे इन चारों का यूज कर रहे हो, तो आपको प्लानिटरी गियर सिस्टम, गियर ट्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखना। नाउ आगे आते हैं, स्पीड रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीड रेशियो क्या होता है भाई, स्पीड रेशियो क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर अपॉन ड्रिवन गियर का जो एंगुलर स्पीड को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है स्पीड रेशियो। तो एन डीवीआर मतलब ड्राइवर, डीवीएन मतलब ड्रिवन, या डब्ल्यू डीवीआर अपॉन डब्ल्यू ओमेगा डीवीआर अपॉन ओमेगा डीवीएन, डीवीएन मतलब ड्रिवन, डीवीआर मतलब ड्राइवर। तो एन आरपीएम के टर्म में और एंगुलर के दोनों के टर्म में आप स्पीड रेशियो निकाल सकते हो, ओके। नाउ ट्रेन वैल्यू, ट्रेन वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो का रेसिप्रोकल को हम कहते हैं ट्रेन वैल्यू, 1 अपॉन स्पीड रेशियो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन गियर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवर, इसी का अपोजिट, स्पीड रेशियो को अपोजिट कर दिया तो ये हो गया। मतलब एन डीवीएन अपॉन एन डीवीआर पूछा तो उसको ट्रेन वैल्यू कहोगे, और एन अगर यही चीज एन डीवीआर अपॉन एन डीवीएन बोला तो वो होगा हमारा दैट इज स्पीड रेशियो, ये याद रखना। नाउ सिंपल गियर ट्रेन के बारे में बात करते हैं। सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है भाई, देखो ये ड्राइवर गियर है, ये ड्रिवन गियर है, 1 को हम रोटेट करेंगे तो इससे हमें ये मिलेगा। अब मान लो 1 को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, 1 को क्लॉक करेंगे तो बताओ यहाँ क्या मिलेगा, अगर ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक तो ये क्लॉक, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ओके। तो मैं इसको क्लॉक दूंगा तो मुझे यहाँ एंटी क्लॉक मिलेगा, पहली बात ये। तो ये जो ड्राइवर हो गया ये ड्रिवन हो गया, और बीच वाले क्या हो गए, इंटरमीडिएट गियर्स हो गए। इंटरमीडिएट गियर जो होता है, पहली कुछ चीजें हैं, शाफ्ट, एक सिंगल शाफ्ट पे एक सिंगल गियर होता है, ये एक पहचान है इंटरमीडिएट गियर का, बट जरूरी नहीं है, और भी आगे चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गियर 1 और गियर 2 के बीच में मैस है, तो गियर 1 और गियर 2 के बीच में अगर मैसअप है तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। इसी तरह गियर 2 और गियर 3 के बीच में भी मैस है, तो इसको ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 लिख सकते हैं। उसी तरह गियर 3 और गियर के 4 के बीच में मैशअप है, तो गियर 3 अपॉन गियर 4 ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 लिख सकते हैं। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कट जाता है, और इससे जो आती है वैल्यू दिस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T1। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है अगर सिंपल गियर ट्रेन है तो ऐसा कैलकुलेशन सबको वैल्यू पुट करके एक एक करके नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या करना है, ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 1 डायरेक्ट पहले गियर और आखिरी गियर का डायरेक्ट कर देना, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T1, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। नाउ अब एक चीज और है, अगर देखो इंटीग्रेटेड गियर्स, ये जो बीच वाले जो गियर है ये इंटरमीडिएट गियर्स जो है, अगर ये देखो इवन में है
यहाँ मैं क्लॉक दे रहा हूँ तो एंटी क्लॉक मिल रहा है। पहचानने का ये भी तरीका है, या तो आप सबका समझो या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि इंटरमीडिएट गियर्स को गिन लो। अगर इंटरमीडिएट गियर्स अगर इवन नंबर में है, मतलब 2 4 6 में है, तो आपको जो है ऑपोजिट डायरेक्शन रोटेशन दिखेगा, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में अपोजिट डायरेक्शन मोशन होगा। बट अगर इंटरमीडिएट गियर ऑड है, ऑड नंबर में है, तो आपको ड्राइवर और ड्रिवन का जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काम आएगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है? व्हेन देयर आर मोर गियर एंड वन शाफ्ट। एक गियर पे जब एक से ज्यादा, यहाँ पे अगर देखोगे अपन जो सिंपल गियर में पढ़ रहे थे, तो ये एक शाफ्ट पे एक ही गियर है, सेकंड वाले शाफ्ट पे एक ही गियर, थर्ड वाले शाफ्ट पे एक ही गियर, फोर्थ पे भी एक ही गियर। बट एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर अगर आ जाता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। देखो ये ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है, ये दोनों, ये एक शाफ्ट पे एक ही गियर है, इस पे भी एक शाफ्ट पे एक ही गियर है, बट ये बीच वाले में इस शाफ्ट पे दो गियर है, दैट इज 2 और 3, और इस शाफ्ट पे भी दो गियर है, 4 एंड 5। फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो जो पहला गियर है वो दूसरे गियर से मैसअप हो रहा है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है ना, गियर 2 और गियर 3 एक ही शाफ्ट पे है, तो दोनों की वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू सेम होगी। जाहिर सी बात है, एक ही शाफ्ट पे है ना, तो ओमेगा 2 ओमेगा 3 सेम शाफ्ट में होने की वजह से ओमेगा 2 और ओमेगा 3 सेम है। देयरफॉर, और ओमेगा जो 3 है, जो शाफ्ट जो गियर 3 है वो 4 से मैचअप है, तो लिख सकता हूँ ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 लिख सकते हैं। वैसे ही गियर 4 और गियर 5 एक ही शाफ्ट में है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, और 5th गियर इससे है, तो ओमेगा 5 अपॉन ओमेगा 6 इज इक्वल टू T6 अपॉन T5 लिख सकते हैं जरूर। और इसमें से देख सकते हो आप ओमेगा 1 और ओमेगा 1 और ओमेगा 6 आपको चाहिए, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 6 इज इक्वल टू कैसे बनेगा? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो वैल्यू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 3 ओमेगा 4 और ये ओमेगा 5 ओमेगा 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, ओमेगा 3 की जो वैल्यूसिटी है ओमेगा 2 के इक्वल है, तो ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। क्लियर है? वैसे ही ओमेगा 4 और ओमेगा 5 की वेलोसिटी सेम है, तो ओमेगा 5 और ओमेगा 4 कट जाएंगे, बचेंगे क्या? ओमेगा 1 और ओमेगा 6। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 6 की वैल्यू क्या निकलेगी? तीनों गियर का सम अप, दैट इज T2 अपॉन T1 इंटू T4 अपॉन T3 इंटू T6 अपॉन T5। ओके, तो फाइनली फॉर्मूला जो आता है हमारा दिस। क्लियर है? इस कंपाउंड गियर ट्रेन का फॉर्मूला आता है ये, नोट कर लेना, काम आएगा। नाउ 2 3 4 5 इंटरमीडिएट बट नॉट आइडलर। देखो इंटरमीडिएट गियर क्या होता है? ड्राइवर और ड्रिवन के बीच के जितने भी गियर्स होते हैं उनको इंटरमीडिएट कहते हैं। क्लियर है? ड्राइवर और ड्रिवन के बीच के गियर को इंटरमीडिएट गियर कहते हैं कभी कभी। और एक होता है आइडलर गियर। इंटरमीडिएट और आइडलर गियर में डिफरेंस है। इंटरमीडिएट गियर, जैसे ये भी इंटरमीडिएट गियर हो गया। अब इंटरमीडिएट यहाँ पे जो ये जो गियर्स है 2 3 4 5, ये इंटरमीडिएट तो है बट आइडलर नहीं है। आइडलर गियर मतलब एक ही शाफ्ट पे एक गियर रहना, उसको आइडलर कहते हैं। जैसे कंपाउंड अभी जो उससे पहले पढ़े, ये इंटरमीडिएट गियर भी है और ये आइडलर भी है। मतलब कह सकते हैं कि ऑल आइडलर गियर will be intermediate gear, but all intermediate gear will not idler gear, क्योंकि यहाँ भी तो intermediate gears हैं, भाई इनको आइडलर नहीं कह सकते क्योंकि एक शाफ्ट पे दो गियर्स हैं। ठीक है, ये था। नाउ एक अगला है रिवर्टेड गियर सिस्टम। क्या होता है रिवर्टेड? इन रिवर्टेड गियर ट्रेन एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर कोएक्सियल। जब पहले गियर की एक्सिस और आखिरी गियर की एक्सिस जब कोएक्सियल सेम हो, इन दैट केस जो गियर ट्रेन हम लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्टेड गियर। तो देखो ये है गियर 1, ये है गियर 4, दोनों की एक्सिस क्या है? ड्राइवर और ड्रिवन का सेम है, तो इन दोनों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक अलग से ये लगाएंगे, तो गियर 2 और गियर 3। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में मैसअप को क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में मैसअप, ये 2 एक ही शाफ्ट में, ये एक ही शाफ्ट पे गियर 2 भी है और गियर 3 भी है, तो दोनों की ओमेगा की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला निकलता है, स्पीड रेशियो जो निकलता है आपका यहाँ से, दैट इज ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, यस T2 अपॉन T1 और T4 अपॉन T3।
ठीक है, ये निकलता है। किस तरह निकलेगा पहले बता चुके हैं कंपाउंड गियर का, वैसे ही रिलेशन करके मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल आएगा। क्लियर है? नाउ नाउ यहाँ से हमने एक चीज पढ़ा था, मॉड्यूल पढ़ा था। मॉड्यूल ऑफ गियर क्या होता है? कैपिटल डी अपॉन टी, है ना। और डी डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर को लिख सकते हैं 2 रेडियस, लिख सकते हैं डायमीटर को 2r/t, है ना, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम mt को लिख सकते हैं 2r, इस तरीके से। तो ये जो हमारा, या फिर t का जो वैल्यू है इस तरीके से लिख सकते हैं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3 प्लस r4। ठीक है, ये हो जाएगा m1 t1 अपॉन 2 प्लस m2 t2 अपॉन 2। क्या है ये? m t1 अपॉन 2 इज इक्वल टू r1 का। ठीक है, तो r2 की वैल्यू m2 t2 अपॉन 2। इसी तरह इसका, इससे ये समझ में आता है कि मॉड्यूलस 1 मॉड्यूलस 2 जो होता है, स्मॉल मॉड्यूलस स्मॉल 2, वो कैपिटल मॉड्यूलस के इक्वल होगा। ठीक है, ये सब ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा बहुत चीज़ें जान लो कैसे कन्वर्जन वगैरह करते हैं, तो आगे कहीं काम पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और क्योंकि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, क्योंकि ये दोनों गियर आपस में मैच हैं, तो दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा तभी तो मैच है। देयरफॉर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू m बोल दिया गया, m। और मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 आपस में मैच है, तो मॉड्यूल सेम होगा, इसलिए m डैश। तो इसमें से क्या करो, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा m t1 प्लस t2, इधर से बन जाएगा t3 प्लस t4। तो इफ मॉड्यूल आर सेम, इफ मॉड्यूल आर बोथ, चारों गियर का मॉड्यूल सेम है, इन दैट केस t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t3 प्लस t4। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा बनकर आता है रिवर्टेड गियर। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन भी आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ठीक है, एक और टॉपिक है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होगा, एक गियर होगा, ओके, इससे एक आर्म अटैच होगा एक दूसरे गियर में, और ये जो एक और गियर होगा इस तरीके से होगा। इस गियर को क्या करेंगे, इस आर्म को फिक्स करके ये गियर रोटेट होगा, तो क्या होगा, इस गियर के ऊपर ये वाला गियर रोटेट होगा। ठीक है, मान लो इस गियर को फिक्स कर दे और आर्म को फ्री छोड़ दे, तो क्या होगा, आर्म भी रोटेट होगा और साथ में ये जो गियर है इस गियर के ऊपर रोटेट होगा। इसी तरीके से इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन हमारा काम करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, एक टेबल की हेल्प लेकर हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज गियर सी, और इसको बोल रहा हूँ मैं गियर बी, और ये हमारा आर्म है, ये हमारा ओ, और ये आर्म ए। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल का हेल्प लेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सीरियल इस तरीके बना रहे हैं, सीरियल नंबर। आर्म के लिए जो आर्म की जो स्पीड होगी, आर्म की जो आरपीएम होगी, गियर बी का जो आरपीएम होगा और गियर सी का जो आरपीएम होगा। तो इस तरीके से जितने भी गियर लगे होंगे उस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 3 केस में आपको बताऊंगा यहाँ पे। पहली बात, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर कोई गियर या कुछ भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो हम उसको निगेटिव से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अगर एनबी और एनसी, गियर बी और गियर सी का रिलेशन देखा जाए तो एनबी और एनसी के बीच में जो रिलेशन आएगा क्या आएगा, टीसी अपॉन टीवी, है ना। पहले पढ़ा चुका हूं मैं रिलेशंस। स्पीड ओमेगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का क्या रिलेशन पढ़ाया था, टी टू अपॉन टी वन, और यही तो होता है n1 अपॉन n2 का इक्वल। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बी क्लॉक घूमे तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा, इसलिए इसको माइनस में, पूरे टर्म को मैं माइनस में ले रहा हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ से एनसी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से एनसी गियर एनसी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी, दैट इज एनबी माइनस टीसी अपॉन, सॉरी, माइनस टीबी अपॉन टीसी, ये निकल जाएगा। तो आर्म की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्म ए जो है वो आर्म फिक्स है, आर्म जो है अगर फिक्स है तो आर्म की जो एंगुलर जो आरपीएम होगी वो 0 होगी। ओके, आर्म फिक्स है, तो आर्म की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ओके, दे एंड जो गियर बी है, गियर बी इज गिवन, गियर बी इज गिवन 1 आरपीएम, 1 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इन दैट केस गियर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, गियर बी की वैल्यू आ जाएगी +1।
क्लॉकवाइज दे रहे हो तो प्लस, जितनी दे रहे हो उतनी +1। ओके, तो गियर सी की वैल्यू क्या आएगी? गियर सी की वैल्यू निकाल, एनसी गियर सी की स्पीड निकालने के लिए एनबी +1 और टीवी बाई टीसी, ये हो जाएगा -टीवी/टीसी। ओके, फिर से इस टाइम पे क्या करते हैं, फिर हम आर्म को फिक्स कर रख रहे हैं, फिर से आर्म को फिक्स रख रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बट इन दैट केस गियर बी की जो वेलोसिटी है, गियर बी इज गिवन, गियर बी की जो मैं आरपीएम दे रहा हूँ, एक्स आरपीएम मान लो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो गियर बी की स्पीड कितनी होगी? जितनी प्रोवाइड करा रहा हूँ उतनी होगी, एक्स आरपीएम ही होगी। तो गियर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे पुट करो एक्स और दिस, ये जगह -x आरपीएम जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनटू टीवी/टीसी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आर्म को इस बार हम रोटेट कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज में हम कर रहे थे और इसका भी क्लॉकवाइज ही प्रोवाइड किया, इसलिए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव लिया था मैंने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आर्म जो है, आर्म इज, इस बार जो आर्म है वो आर्म इज गिवन y आरपीएम प्रोवाइड कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब +y होगा। तो यहाँ पे क्या, गियर बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? गियर बी की आर्म, जब आर्म y को, आर्म जो है उसको y आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, तो गियर बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज x + y, जो गियर बी की वेलोसिटी प्लस y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दैट इज y, गियर इसकी वेलोसिटी माइनस ये वाला x टीवी/टीसी। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये निकलेगा। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चंस आएगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी थोड़ी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रिकल पिच इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रिकल पिच इज इक्वल टू पाई। अपन सॉल्व करके निकाले थे ना। ऐसे कैसे भाई, गड़बड़ है इसमें, इसमें है गड़बड़, ऐसे कैसे हो जाएगा? मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है D/T। ठीक है, और प्रोडक्ट होता है T/D। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं, m और PD का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये कट नहीं जाएगा, ये D से ये D, ये T से T, तो बचेगा क्या? 1। तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है, 1.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इन साइक्लोइडल गियर। साइक्लोइडल गियर जब पढ़ाए थे, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा बनता है? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा सर्कल ही बनता है, सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, साइक्लोइडल गियर का। नाउ द सरफेस, ओके, द सरफेस ऑफ गियर टू बिलो पिच सर्कल इज कॉल्ड, पिच सर्कल के नीचे वो ऊपर वाले क्या, जैसे ये गियर है ना, ये हमारा गियर है, ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैंक, सॉरी फेस, और नीचे वाले को फ्लैंक। तो किसका पूछा? पिच सर्कल के नीचे, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, फ्लैंक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल थ्रू हुक्स जॉइंट। सबसे अच्छा हुक्स जॉइंट के हेल्प से ही हम गियर से अपने डिफरेंशियल, पीछे वाले चक्के के डिफरेंशियल तक हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। हैरिंग बोन गियर्स, ओके, हैरिंग बोन्स में आपको शायद बताना भूल गया था, जो डबल हेलिकर गियर था ना, डबल हेलिकर गियर, उसी का दूसरा नाम है हैरिंग बोन गियर्स। ठीक है, हैरिंग बोन गियर्स उसी का दूसरा, डबल हेलिकल गियर में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एन इन्वेल्यूट गियर द रेशियो ऑफ पिच सर्कल रेडियस अपॉन बेस सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा? देखो, द रेशियो ऑफ पिच सर्कल रेडियस, रेशियो ऑफ पिच सर्कल रेडियस अपॉन बेस सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा? पिच सर्कल रेडियस क्या होता है? रेडियस r, बेस सर्कल रेडियस क्या होता है? r cos फाई, तो r से r कट गया, 1 अपॉन cos फाई विच इज इक्वल टू sec फाई, है ऑप्शन। हाँ, वेयर फाई इज द प्रेशर एंगल। क्लियर है, याद आया? ये चीज बताया था मैं आपको। नाउ इन गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल्स टू, इन गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल टू, एडेंडम क्या होता है? डायमेट्रिकल पिच, सर्कुलर पिच, मॉड्यूल ऑफ गियर, या 1.57 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल ऑफ गियर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। मॉड्यूल ऑफ गियर,
गियर के मॉड्यूल के बराबर होता है। एडेंडम जो होता है वो गियर के मॉड्यूल ऑफ द गियर के मॉड्यूल के बराबर होता है। पहली बात याद रखना, यहाँ पे एडेंडम सर्कल नहीं पूछ रहा है क्या, एडेंडम सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे एडेंडम की बात कर रहा है। तो एडेंडम सर और बेस जो पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच वाले पार्ट को एडेंडम कहते हैं, ठीक है, और जो कि मॉड्यूल ऑफ गियर के इक्वल होता है। ये चीजें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आइए, फॉर हेलिकल गियर्स द हेलिक्स एंगल जनरली रेंज फ्रॉम 0 to 30 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था, 15 से 30 डिग्री, बट यहाँ पे 15 से 30 का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो 0 to 30 सबसे बेस्ट आंसर रहेगा इसका। द स्पर गियर विद पिच सर्कल डाया इज डी एंड नंबर ऑफ टी, देन मॉडुलस, मॉडुल का फॉर्मूला डी अपॉन टी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। द डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू, डिफरेंशियल गियर ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल यूज करते हैं जिससे स्लिप में एक चक्का दूसरे स्पीड से घूमे, दूसरा चक्का दूसरे स्पीड से घूमे, क्या करता है, टर्निंग, जब गाड़ियां टर्न होती है उसका हेल्प करता है। बहुत पहले से हम टोम में पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में भी आप पढ़े होंगे, डिफरेंशियल हर गाड़ी में डिफरेंशियल यूज करते हैं, क्यों, जब वो टर्न हो तो टर्न होने पे जो जो जिस तरफ टर्न कर रहे हो उस तरफ का जो चक्का है वो स्लो मूव करता है, और जो उससे दूर वाला जो चक्का है वो ज्यादा तेजी से रोटेट करता है। एक ही साथ में दो चक्का कैसे अलग अलग रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल गियर, ठीक है। Which of the following gear system have minimum axial thrust? जल्दी से बताइए, मिनिमम थ्रस्टियल डबल हेलिकल गियर पढ़े थे, मिनिमम क्या खत्म नहीं हो जाता है इसमें, ठीक है। बेवल गियर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट हुज एक्सेस आर बेवल गियर। याद आ रहा है बेवल गियर क्या होता है भाई, बेवल गियर अगर नहीं याद आ रहा माइंड में, अगर बेवल गियर नहीं आ रहा तो बता दे रहे, दो शाफ्ट जब ये है बेवल गियर हमारा, ये एक शाफ्ट का ये एक्सिस है, दूसरे शाफ्ट का ये एक्सिस है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। इसमें जो गियर का हम यूज करते हैं वो कैसा गियर होता है, वो होता है बेवल गियर, है ना, बेवल गियर यूज करते हैं तो दो शाफ्ट का इंटरसेक्ट हो। बट यहाँ पे क्या बोला, बेवल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन, हाँ रोटरी मोशन तो बिटवीन टू शाफ्ट हुज एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग, कहीं दिया है नॉन इंटरसेक्टिंग, ये होगा नहीं, नॉन कोप्लेनर है, पैरेलल तो है नहीं, परपेंडिकुलर। अब भाई अब ये जो मैंने क्या बोला, एक्सिस क्रॉस होनी चाहिए, तो वो ऐसे भी हो सकता है, एक्सिस वो ऐसे भी क्रॉस हो सकता है, परपेंडिकुलर भी। तो ऑप्शन ए, देख रहे हो कंफ्यूज करने के लिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज अ कंपाउंड गियर, स्पीड रिड्यूसर, स्पीड, सिंपल गियर ट्रेन या इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ऑप्शन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, हम इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो लास्ट में मैंने टॉपिक पढ़ाया उसका यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि हमें अलग अलग स्पीड चाहिए रहता है जब टर्निंग के टाइम पे। व्हाट टाइप ऑफ कांटेक्ट अकर्स ड्यूरिंग मैसिंग ऑफ हेलिकल गियर, पॉइंट, एरिया, लाइन और वॉल्यूम। एक ही बात, पॉइंट कांटेक्ट हेलिकल गियर में, स्पर गियर में ही सरफेस कांटेक्ट होता है पूरा का पूरा एरिया, बाकी सब में मैक्सिमम में पॉइंट कांटेक्ट ही है, ठीक है। नाउ अगला ये हेलिकल गियर्स हैव देयर टिथ इंक्लाइंड, स्ट्रेट, कर्व्ड या कट ऑफ द सरफेस। हेलिकल गियर क्या भाई, इंक्लाइंड टू, हेलिकल गियर के टिप कैसा कर्व, कर्व टाइप का शेप होता है, कर्व कर्व ऐसे बने होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्व ओवर द व्हील रिम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रिकल पिच, आपको मैं सॉल्व करके बताया था, क्या आया था, पाई, पाई आया था, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड प्रोडक्ट ऑफ डायमीट्रिकल पिच, पाई आया था, नहीं याद है तो यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच क्या क्या फॉर्मूला निकलता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच होता है पाई डी अपॉन टी, और डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, मॉड्यूल का उल्टा डी बाई टी, तो ये से टी से सॉरी टी बाई डी, मॉड्यूल का उल्टा, मॉड्यूल का क्या होता है डी बाई टी, तो उसका उल्टा हो जाता है डायमेट्रिकल पिच टी बाई डी, टी से डी कैंसिल, बच गया पाई, पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्कुलर the circular pitch of toothed wheel having 24 teeth and module is इतना, what okay, अरे यार ओके, ठीक है। तो देखिए क्या कह दिया है, सर्कुलर पिच की बात हो रहा है, सर्कुलर पिच अभी मैंने बताया फॉर्मूला होता है पाई डी अपॉन टी, यही होता है पाई डी अपॉन टी, ओके। और सर्कुलर पिच को अपन लिख सकते हैं डी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूल, एम लिख सकते हैं, ओके, ये हो गया। देयरफॉर पाई की वैल्यू हो जाती है अपनी 22/7,
इनटू मॉड्यूल कितना दिया हुआ है 4.25, मॉड्यूल दिया है 4.25। द सर्कुलर पिच पूछ रहा है, द सर्कुलर पिच टूथेड व्हील हैविंग 24 टीथ है, मॉड्यूल इतना है, द सर्कुलर पिच कितना होगा पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपके आसपास लगभग 13.35 का आंसर आएगा। तो यहाँ पर 13.35 मतलब आसपास बी ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, नाउ द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, जनरली किससे साइज ऑफ गियर स्पेसिफाई करते हैं, पिच सर्कल डाया से। ठीक है, हियरिंग बोन गियर्स आर डबल हेलिकल, बताया था ना, हियरिंग बोन डबल हेलिकल गियर। ठीक है, इन गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, इन गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए किसके इक्वल होगा। इस चारों में देखिए क्या लग रहा है, किस क्या होगा आंसर। नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व कर लीजिए। जनरली मॉड्यूल आप क्या पढ़े थे, कैपिटल डी अपॉन टी, मॉड्यूल आप ये पढ़े थे, है ना। और सर्कुलर पिच का फॉर्मूला याद हो, सर्कुलर पिच दैट इज पाई डी अपॉन टी, ये होता है सर्कुलर पिच इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन डी बाई टी इज मॉड्यूल। तो यहाँ से मॉड्यूल किधर रख लीजिए, सर्कुलर पिच अपॉन पाई, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, सर्कुलर पिच अपॉन पाई, हो गया ये आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीटर गियर इज करेक्ट। मीटर गियर में इक्वल स्पीड होता है दोनों गियर का, इक्वल नंबर ऑफ टीथ होते हैं, इक्वल नंबर डायमेंशन होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वार्म एंड वार्म व्हील सिस्टम इज, चलो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये बहुत, ये ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, 1/1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वार्म एंड वार्म गियर, एफिशिएंसी से रिलेटेड गियर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन गियर इंटरफेस टेक प्लेस व्हेन, कब इंटरफेस होता है, व्हेन tip of a tooth or a matting gear digs into the portion between base and root circle। जल्दी से बताइए, मिल गया होगा आंसर अभी तक। यस, ऑप्शन ए इज राइट, इंटरफेरेंस। याद आया क्या इंटरफेरेंस बता रहा था, जब ये हमारा गियर है, ये हमारा एक गियर है, गियर का टीथ है, और दूसरा गियर का टीथ जब आता है, इससे क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण इस तरीके का अंडरकट बन जाता है, इसी को तो इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड एंड another gear having 25 teeth, okay, T1 T2 revolve around it, the center line of both gear being joined by an arm, arm से join है, okay, epicyclic gear train, arm की बात कर दिया तो, अरे यार, इस क्वेश्चन को अपन लेके चलते हैं शीट पे, वहां पे अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा था ना उसका क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा, यही है वो क्वेश्चन। ओके, इसको लेके चलते हैं शीट पे और वहीं पे मैं आपको सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए फिर से क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और गियर हैविंग, दो गियर है, एक का टिथ, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले, यही बनाता हूँ डायग्राम। एक छोटा गियर है, टिथ कम है जिसपे, एक है बड़ा गियर जिसपे टिथ ज्यादा है। ये दोनों एक शाफ्ट से कनेक्ट है, एक बीच में आर्म लगा हुआ है, ये आर्म से कनेक्ट है। ठीक है, इसको बोल देता हूँ, ये आर्म जो है ना, आर्म को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, इस गियर को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ जिसकी 100 टीथ है इसके ऊपर, और ये छोटे वाले गियर को सी से डिनोट कर रहा है जिसपे 25 टीथ है। ठीक है, रिवॉल्व हो रहे हैं, द सेंटर लाइन ऑफ बोथ गियर बीइंग ज्वाइंड बाय द आर्म कर दिया मैंने। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी मेड बाय गियर ऑफ 25 टीथ फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म। ओके, तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म में, वन रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म में हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी मेड बाय गियर ऑफ 25 टीथ। जो गियर सी है, गियर सी है, कितना रिवॉल्यूट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको वही टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाकर ही हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला ये मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं टेबल बना रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आर्म की बात करूंगा, आर्म ए की बात। ठीक है, यहाँ पे मैं जो जिसका 100 टीथ है ना, गियर बी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे गियर सी की बात करूंगा। क्लियर है, व्हेन आर्म को मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो आर्म फिक्स है तो उसको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और जो गियर बी की क्या बोल रहा है, तो गियर बी का रिवॉल्यूशन हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं एक्स, तो गियर सी का क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स, गियर सी का एक्स टी बी अपॉन टी सी, यही था ना। तो हो जाएगा 100, इसकी जगह पुट कीजिए एक्स 100 अपॉन 25,
और यहाँ आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4x। ठीक है, -4x इसका आ गया। अब मान लीजिए आर्म फिक्स्ड करके रखा है एक टाइम पे, अगर आर्म रोटेट होगा, जब आर्म y स्पीड से रोटेट होगा, इन दैट केस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, जो b की है वो प्लस y, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई लिखिए, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व कर, इसी तरफ पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4x, y माइनस 4x, ये -4x था, y आएगा तो y माइनस 4x, ये हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकाल पुट करेंगे तो हम सबकी वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जो एन ए है दैट इज जिसको हमने y से डिनोट किया है, मतलब आर्म का जो आरपीएम है, आर्म का जो वेलोसिटी जिस आरपीएम से रोटेट हो रहा है आर्म, उसको मैंने y से डिनोट किया है। तो ये एन बी कितना हो जाएगा, एन बी हो जाएगा हमारा x प्लस वाई लिखिए, चाहे y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एन सी कितना हो जाएगा, एन सी हो जाएगा हमारा y माइनस 4x। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, नाउ अगर सिंस बी अगर फिक्स है, बी अगर हमने फिक्स कर दिया, और मान लेते हैं जो गियर बी है इसको फिक्स कर दिया, तो गियर बी की जो एन बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 0, एन बी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एन जब बी को फिक्स किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जो वाई है बी का वो हो जाएगा 0 को इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया। नाउ आर्म जो है, आर्म अगर एक रिवॉल्यूशन लेता है, आर्म एक रिवॉल्यूशन लेता है, मतलब आर्म की जो रिवॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ 1 रिवॉल्यूशन लेता है, इन दैट केस क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब y की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। आर्म रिवॉल्यूशन 1 हो रहा है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब पहले और दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास है 1। x और y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका निकल जाएगा। तो 25 टीथ किसका है, c का पूछा है, तो c 25 टीथ, इस इक्वेशन या इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं nc की वैल्यू। तो nc का वैल्यू क्या हो जाएगा, nc दैट इज y माइनस 4x। ठीक है, y की वैल्यू थी 1 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स मतलब -1, ये हो जाएगा आपका दैट इज 5 रिवॉल्यूशन। निकल गया एनसी का 5 रिवॉल्यूशन, ऑप्शन है और टिक कीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन है 5 रिवॉल्यूशन, ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है और इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। The interference or undercutting in involute gears can be avoided by varying the center distance, बिल्कुल नहीं, using modified involute or composite system, बिल्कुल नहीं, increase the addendum of small wheel and reducing it for large wheel, एक मिनट द इंटरफेरेंस और अंडरकटिंग इन इन्वोल्यूट गियर में कैसे हटाया जा सकता है इन्वोल्यूट, वेरिंग द सेंटर डिस्टेंस ऑफ चेंजिंग प्रेशर एंगल, जाहिर सी बात अपन स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, प्रेशर एंगल चेंज करने से भी हमारा अंडरकट कम होता है जी, ये होगा। ठीक है, यूजिंग मॉडिफाइड इन्वोल्यूट और कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। ओके, इन्वोल्यूट को मॉडिफाई करोगे तो प्रेशर एंगल भी मॉडिफाइड होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक ही बात कह रहा है। एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील का इंक्रीज द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील एंड रिड्यूस द लार्ज व्हील। ठीक है, तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, पर्पस ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल, कंट्रोल स्पीड, हेल्प इन टर्निंग, सी हेल्प इन टर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कांटेक्ट रेशियो, vary contact ratio CR varies directly to length of the arc of contact। तो contact ratio याद हो तो अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला था, contact ratio, contact ratio का हमने फॉर्मूला निकाला था, contact ratio का फॉर्मूला होता है that is contact ratio is equal to arc of contact upon circular pitch, यही तो होता है contact ratio, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल पीसी, पीसी की वैल्यू क्या होती है, पाई डी अपॉन टी विच इज इक्वल टू पाई एम, पीसी पाई एम से रिलेट करता है, तो यस ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच से, हाँ ये भी सही है, ऑल द ऑप्शन आर राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो के लिए स्पीड रेशियो, स्पीड क्या लिखा है ये,
स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, यही सही है भाई। हमने पढ़ा था ना स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो जब हम पढ़ रहे थे तो क्या लिखे थे, स्पीड रेशियो हमने जब पढ़ा था, स्पीड रेशियो में हम पढ़े थे स्पीड रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। इसी में एक था ट्रैक लेवल, एक हम पढ़े थे ट्रैक लेवल। ट्रैक लेवल क्या होता है, इसी का उल्टा ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, इसी का उल्टा ट्रैक लेवल हमने पढ़ा था, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज कॉमन बिटवीन द टू पिच सर्कल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, एडेंडम, डेडेंडम, पिच पॉइंट या बेस पॉइंट, जल्दी बताइए। पिच पॉइंट बोलते हैं यार, पिच सर्कल पे जो होता है पिच पॉइंट ही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोफाइल ऑफ गियर इज इनवॉल्यूट, द प्रोफाइल ऑफ गियर इज इनवॉल्यूट विथ 20 डिग्री, ओके। If the length of path of approach and length of path of recess is 28 mm and 25 mm respectively, what is the length of arc of contact? ओके, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अपन एक चीज पढ़े थे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने एक आपको आर्क ऑफ कांटेक्ट और एक मैंने आपको पढ़ाया था पाथ ऑफ कांटेक्ट। मैंने लेंथ ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं बताया था। तो क्या होता है लेंथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं, लेंथ ऑफ कांटेक्ट होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई, कॉस फाई। और पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ रेसेस, पाथ ऑफ क्या वो, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस अपॉन कॉस फाइव, है ना। पाथ ऑफ अप्रोच यहाँ 28 दिया है, 25 तो हो जाएगा 28 प्लस 25 mm में दोनों, और इन्वॉल्यूट इन्वॉल्यूट 20 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस 20 डिग्री, नीचे कॉस 20 डिग्री, इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 के आसपास। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 56.38 के आसपास आएगा, और डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है अगला क्वेश्चन, which of the following toothed wheel does not come under the classification according to the type of gearing? type of gearing में हमने external gear, internal gear, rack and pinion, पैरेलल गियरिंग भी पढ़ा था। इंटरनल रैक एंड पिनियन जो स्पेशल टाइप ऑफ गियर है, ये हमारे टाइप में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी इसको टिक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The profile of gear having module 12 mm and the length of arc contact is 60 mm. What is the contact ratio? भाई कांटेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, कांटेक्ट रेशियो का फॉर्मूला आपको भूल गया तो फिर से लिख देते हैं। कांटेक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन पिच सर्कल, और पिच सर्कल को हम क्या लिखते हैं, पाई मॉड्यूल भी लिखते हैं, है ना। तो कांटेक्ट रेशियो निकालना है। यहाँ पे आर्क ऑफ कांटेक्ट दिया है 60 और मॉड्यूल दिया है 12, मतलब पाई इंटू 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.6 आएगा, तो आप टिक कर लेना ऑप्शन सी। नाउ 6.3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट अभी मैंने बताया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन cos फाइव। ओके, कौन सा ऑप्शन इसमें से वो है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, मॉड्यूल के इनवर्सली कहाँ है भाई, नहीं है, गलत, पहला तो गलत हो गया। वेर इज डायरेक्टेड टू द लेंथ ऑफ पाथ, यस लेंथ ऑफ पाथ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following correct for the train value of a gear train? गियर ट्रेन का ट्रेन वैल्यू, स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड अपॉन, अच्छा आपको जो मैं बताया था ना ट्रैक लेवल या ट्रेन वैल्यू, अपन ने दो चीज डिस्कस किया था अभी। एक हमने कॉन्टेक्ट रेशियो, सॉरी कॉन्टेक्ट रेशियो नहीं, क्या डिस्कस किया था, यस स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या बताया था, ड्राइवर अपॉन ड्रीवन, स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रीवन। और ट्रेन वैल्यू या ट्रैक वैल्यू जो होता है ट्रेन वैल्यू, इसका उल्टा ड्रीवन अपॉन ड्राइवर, स्पीड ऑफ ड्रीवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ द नॉर्मल पिच पी एन
an axial pitch PO, normal pitch PN, and axial pitch PO related to the helical gear with helix angle alpha. इस तरीके से रिलेट होता है। याद होगा आपको, मैंने बताया टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहा है। जो नॉर्मल होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज सर्कुलर के कॉस अल्फा, अल्फा अगर क्या है हेलिक्स एंगल है तो इसके इक्वल हो जाएगा। नॉर्मल जो होता है पी एन पी सी कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन है 30, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, ये आंसर। Which equation does not provide the velocity ratio of gear? Okay, velocity ratio of gear कौन सा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 है, ये खुद ही एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी आरपीएम, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। यहाँ पे d1 अपॉन d2, ये ओमेगा अपॉन ओमेगा की 2 जो वैल्यू होती है वो होती है t2 अपॉन t1 होती है। यहाँ पे t1 अपॉन t2 और ये दोनों ऑप्शन होगा। विच इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड, ये और ये जो इक्वेशन है ये प्रोवाइड नहीं कराता दोनों। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक में टिक मारना है, तो दोनों में से किसी एक में टिक मार दोगे तो भी चलेगा, वैसे तो दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What type of gear is used in connect two intersecting shaft? Two intersecting shaft का बेवल गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर या वर्म एंड व्हील गियर? जल्दी से बताइए। What is the type of gear used to connect two intersecting shaft? बेवल गियर। ठीक है, the curve formed by face and the flank of tooth is known as arc of approach, arc of rhesus, प्रोफाइल या पिच सर्कल? जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं इसको। प्रोफाइल। अगर नहीं याद आ रहा तो बता दे रहा हूं मैं, गियर बनाकर, ये गियर का टिथ बना रहा हूं मैं। ये हमारा गियर का टिथ है ना। ये होता है हमारा बेस सर्कल, बेस सर्कल के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं फेस, और नीचे होता है हमारा फ्लैंक। ये जो फेस की, ये जो फेस है ना, इस फेस को पूछ रहा क्या बोलते हैं, ये है टिथ का प्रोफाइल। ठीक है, हर चीज गाइस आपको मैं बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो होगा आपको नहीं बताया मैं, क्योंकि वो बहुत डीप स्टडी है गियर पे। कोई आसान टॉपिक नहीं है गियर, मैंने उसको आसान बनाकर समझाया क्योंकि वो जैसा जूनियर इंजीनियरिंग पूछता है। बट अगर गेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है। Now, if the radius of pitch circle of the gear profile is इतना and the value of addendum is 5 mm, addendum circle क्या नहीं, addendum की वैल्यू है 5 mm, what will the radius of addendum circle? Okay, addendum से addendum circle का क्या रिलेशन, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, इसका जो रिलेशन बनता है, बट आपको इसका आंसर जब बनाऊंगा आपको याद आ जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, क्या बताया था, इफ द सर्कल ऑफ पिच सर्कल ऑफ गियर, ओके क्यों नहीं बताया था, जरूर बताया था आपको। अगर ये हमारा गियर है ना, क्यों नहीं बताया था भाई, ये तो बताया था। ये गियर है, ये होता है बीच में पिच सर्कल, ये होता है टॉप वाला एडेंडम सर्कल। पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल का जो ये दोनों डिस्टेंस, इसी को तो पिच सर्कल से एडेंडम का जो, इसी को तो बोलते हैं एडेंडम, है ना। if the radius of pitch circle is of gear is 50 mm and the value of addendum is इतना, पिच सर्कल का रेडियस मतलब गियर के सेंटर से पिच सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 50 mm, और ये एडेंडम यहाँ पे होता है, एडेंडम कितना है 5 mm, तो दोनों को 50 + 5 55। आंसर ऑप्शन बी। क्यों नहीं बताया था, जरूर बताया था मैं ये। चलिए आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। Now the classification of toothed wheel is shown according to the position of axis of the shaft. Choose the type of toothed wheel which does not comes under its classification. Classification of toothed wheel is shown according to the position के according. Okay, position के according की बात किया जाए तो पैरेलल इंटरसेक्टिंग हमने पैरेलल पढ़ा, इंटरसेक्टिंग पढ़ा, नॉन इंटरसेक्टिंग पढ़ा, बट टेंजेंशियल नहीं पढ़ा था। ठीक है, यही है ऑप्शन सी। अगला, द गियर रेशियो ऑफ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गियर रेशियो क्या होता है, क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू द दैट ऑफ पिनियन। ये कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है गाइस, एक बार में बताओ। हाँ, पहला ही वाला आंसर है, नंबर ऑफ टीथ अपॉन नंबर ऑफ पिनियन, यही तो है, T2 अपॉन T1 या T1 अपॉन T2। द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग सर्कुलर पिच ऑफ इतना एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट इतना, डिटरमाइन द मॉड्यूल। नहीं कर लोगे, जल्दी से बताओ भाई। द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग सर्कुलर पिच, पीसी की वैल्यू दिया हुआ है 52 mm, आर्क ऑफ कांटेक्ट दिया है 80 mm, 80 mm। याद करो, आर्क 80 mm, डिटरमाइन द मॉड्यूल। ठीक है, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या, ओके याद हो, कांटेक्ट रेशियो क्या होता है,
आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन पिच 80/52, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना 1.54, क्या निकल गया 1.54, कॉन्टेक्ट रेशियो की वैल्यू आ गई 1.54। अब मॉड्यूल, अब आते हैं मॉड्यूल निकाल, मॉड्यूल की इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है भाई, याद होगा फिक्स सर्कल इज इक्वल टू पाई डी अपॉन टी, ये फॉर्मूला तो याद है, डी अपॉन टी को ही तो मॉड्यूल बोलते हैं, तो मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, पीसी अपॉन पाई लिख सकते हैं। फिक्स सर्कल ये दिया हुआ है, पीसी की वैल्यू कितनी 52 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, डायरेक्ट सॉल्व करो आंसर 16.55। जाहिर सी बात है आपको कॉन्टेक्ट रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, तो मैंने जो इधर साइड में बताया इसकी जरूरत ही आपको नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने बोला डिटरमाइन द मॉड्यूल एंड कॉन्टेक्ट रेशियो, तो मॉड्यूल कितना आया 16.55, कॉन्टेक्ट रेशियो 1.54, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों सॉरी दोनों पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्टेक्ट रेशियो, अभी बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था दोबारा नहीं लिखूंगा, इसका आंसर टिक मारो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है कॉन्टेक्ट रेशियो, पहली बात यही गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, यस एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए, क्या होता है भाई, कॉन्टेक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन पिच सर्कल, या मतलब पाई एम के इक्वल, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अपॉन कॉस फाई, तो डायरेक्टरी जो अपना कॉन्टेक्ट रेशियो है डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट के, ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पहला तो सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, कॉन्टेक्ट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, सही लग रहा है, गलत, ये तो ऑप्शन बी यही तो है जो हमको ढूंढना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच, ये सर्कुलर पिच के इनवर्सली है, सही है, ये भी ऑप्शन सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल ये भी सही है, तो ऑप्शन बी ये जो है ना, ये ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए, द रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्कल ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द टूथ इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस फिलेट रेडियस, ठीक है, फिलेट रेडियस, ये चीज भी मैंने आपको नहीं बताया, रूट रूट सर्कल क्या होता है गाइस, जो टीथ होता है ना, टीथ के यहाँ साइड में जो टीथ है हमारा, दो टीथ के बीच में यहाँ पे हमारा एक फिलेट दिया रहता है, ठीक है, ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस, इनके ये जो रेडियस है, जो फिलेट दी, फिलेट समझते हो कॉर्नर पे दिया जाता है इस तरीके का फिलेट, इस फिलेट रेडियस, इसी ये जो सर्कल बनता है यहीं यहाँ पे, उसी को रूट सर्कल कहते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार आप देख भी लेना, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूथेस व्हील डू नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ, भाई आज स्ट्रेट इंक्लाइंड पढ़े थे हमने, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल पढ़ा था, स्ट्रेट कर्व, कर्व पढ़ा था क्या, एक मिनट, स्ट्रेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ का, स्ट्रेट टीथ होता है, इंक्लाइंड टीथ, कर्व टीथ, स्ट्रेट टीथ किसमें, स्पर गियर, इंक्लाइंड बेवल गियर, कर्व बेवल में, ठीक है, हेलिकल, ये हेलिकल में, ये बेवल में, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, ये टीथ के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक्सिस का, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। Which of the following curve is obtained traced by a point of circumference of a circle which rolls without slipping on fixed straight line? स्लीपिंग नहीं होगा, साइक्लॉइडल में स्लीपिंग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। Which term define the surface below the pitch surface of the gear tail? Face tooth, flank of tooth, profile या pitch circle? Which term define the surface below the pitch surface? pitch circle के नीचे की बात कर रहा है, एक ही होता है हमारा, फ्लैंक ऑफ टूथ होता है, ठीक है। तो ये था फाइनली गियर्स के सारे क्वेश्चन। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, टोटल लगभग 50 मिनट के आसपास हो गया और मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे मैंने लगभग बता दी आपको, ठीक है। तो गियर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन कराया ना, इसी क्वेश्चन को हर साल घुमा घुमा कर आपसे पूछेगा और आप कंफ्यूज होगे। देखो हर क्वेश्चन को मैंने आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ा और भाई ऐसा होता है टिक मार दो, मैंने बताया कि क्यों होता है, मैंने सॉल्व करके दिखाया, फॉर्मूला रिलेशन बनाकर भी दिखाया यूनिवर्सली डायरेक्टली, ये जरूरी है, इसका कमांड जरूरी है, इसीलिए गाइस मैंने आपको जो थ्योरी मैंने बना के दिया है
जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है गियर्स का, वो मैं जूनियर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया है। गेट के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे, ईएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे ना, बहुत गियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत डीप तक जाना पड़ता है। हमें वो डीप पर चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें स्मार्ट लर्निंग करनी है। तो मैंने आपको वही चीज बताया, मैंने बताया है कौन सा फॉर्मूला याद करो, कौन सा मत करो, इंपॉर्टेंट चीजें उसके अकॉर्डिंग गाइस, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करोगे ना, कभी आपको इसमें लॉस नहीं होगा। और एक बात, रिवीजन करते रहना, वरना गुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।